ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर आप बाकी मेथड से कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि काफी सेंसिटिव है एज कंपेयर टू बायोरेट मेथड। ये दोनों मेथड कमर्शियली यूज होते हैं। एक्चुअली कमर्शियली ब्रैडफोर्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड, बट थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है और ऑपरेशन अंडर ग्रेजुएट लैब के हिसाब से हम ये वाला मेथड चूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंट है ये करना। ठीक है, तो बेसिक अप्रोच इन सभी मेथड्स की क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन है बेटा एक। तो किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन में और ये जितने भी एस्टिमेशन है ना एक्सेप्ट फॉर दिस, दे आर डन इन द 400 to 800 नैनोमीटर रेंज, है ना। सो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में होते हैं ये सारे एस्टिमेशन। तो इसका मतलब बेसिक रूल यही रहेगा कि हमने हमारा प्रोटीन लिया या हमने हमारा अमीनो एसिड लिया या पेप्टाइड लिया, वो जो है कलर्ड नहीं है। ठीक है, तो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली कुछ डाइज होती हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे प्रोटीन के साथ या जो कि हमारे पेप्टाइड के साथ कंबाइन करके एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना दें जिसको कि हम विजिबल रेंज में आइडेंटिफाई कर पाए और एस्टिमेट कर पाए। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एस्टिमेशन आपको पता है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ यूज करके। हाँ, Yes, ma'am. Epsilon CL. Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LC concentration. Yes, ma'am. In length. एप्सिलॉन LC कर सकते हैं ना आप लैम्बर्ट Yes, बियर्ड ma'am. लॉ यूज करके। सो वही बेसिक थ्योरी बिहाइंड एनी ऑफ दीज एस्टिमेशन इज दैट कि कोई ऐसा रिएजेंट चूज किया हमने जो कि हमारे प्रोटीन या पेप्टाइड के साथ कंबाइन करके कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाया, और colored complex depending upon its structure will absorb at a certain wavelength in the visible range of the spectrum। तो उसको यूज करते हैं हम लैम्बर्ट बियर्ड लॉ लगा के प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाउरीज मेथड हमने क्या देखा? मेथड एक तो सेंसिटिव है और बहुत एक्यूरेट मेथड है। नो एरर्स बहुत ही मिनिमम होते हैं अगर आपने पिपेटिंग ठीक से करी है। तो जब आप लैब में भी करेंगे ना बेटा ये एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले, क्योंकि अभी तक जो तुमने करा है ना पिपेटिंग टाइट्रेशंस करी हैं, आई डोंट नो फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस या पीएच मेट्रिक टाइट्रेशंस में 0.1 ml वॉल्यूम 0.05 ml वॉल्यूम पिपेट किया है या ट्रांसफर किया है? मैम वो ड्रॉप वाले No, मेथड ma'am. से ही उसको करा देते drop थे wise हमको। किया था, ma'am. यस ये मैम, तो मिलते मैंने थे। 0.5 या 0.05 ml ट्रांसफर किया, 0.05 ml ट्रांसफर किया, 0.1 ml ट्रांसफर किया एक्यूरेटली? No, ma'am. We No, ma'am. used to put 5 drops per ड्रॉप time वाइज ना, दैट्स when व्हाट we आई एम make. सेइंग। Yes. तो इसीलिए Yes, उसको ma'am. प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसका कंट्रोल सीखने की जरूरत है। आपकी पिपेटिंग जितनी एक्यूरेट होगी उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपके इसमें आएंगे। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एरर सिर्फ यही होता है, पिपेटिंग एरर्स। ठीक है, नहीं तो ये मेथड बहुत ही एक्यूरेट है। हाँ, जैसा मैंने कहा थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है इसको एस्टिमेट होने में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपको वर्किंग टाइम लग जाएगा। सारा कुछ अरेंज करेंगे तो उसके बाद में आपको टैबुलेट करना है, रिजल्ट कैलकुलेशन करना है। सो अराउंड 3 hours टाइम इट विल टेक फॉर यू टू डू दिस। अब बेसिक थ्योरी समझे लाउरी मेथड की क्या होती है। इट इज बेस्ड ऑन 2 केमिकल रिएक्शंस। नॉर्मली जो एस्टिमेशंस होते हैं ना उसमें एक केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। लाउरी मेथड की सेंसिटिविटी इसलिए हाई है क्योंकि 2 केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। पहला रिएक्शन है बायोरेट रिएक्शन। दिस इज द बायोरेट एस्टिमेशन। आपने देखा होगा कि आप अराउंड 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml का सैंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं बायोरेट रिएक्शन से। पिछली स्लाइड में मैंने आपको कुछ दिखाया था। उसमें क्या करते हैं कि क्यूप्रिक आयंस है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एल्कलाइन मीडियम में पेप्टाइड के साथ में वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एक स्ट्रक्चर है बेटा।
This is one peptide chain you can see, and this is the other peptide chain. दो adjacent amino acids के साथ में नाइट्रोजन के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये टेट्राडेंटेट कॉम्प्लेक्स है. And this is light blue in color. जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि ये जो एस्टिमेशन है ना, ये बहुत सेंसिटिव नहीं है. बायोरेट रिएक्शन हमने देखा था पिछली वाली स्लाइड में. तो क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें आगे एक और रिएक्शन जोड़ दिया. उसमें हम क्या करते हैं, उसी रिएक्शन मिक्सचर में एक और रिएजेंट डालते हैं जिसको कहते हैं फॉलिन्स कियोकैल्टो रिएजेंट. अब ये जो फॉलिन्स कियोकैल्टो रिएजेंट है ना, ये जो टेट्राडेंटेट कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ में रिएक्ट करके एक डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है. डीप ब्लू, यहाँ पे लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राडेंटेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि 650 to 750 नैनोमीटर्स के बीच में कहीं पे भी आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. केमिस्ट्री क्या है उसकी वो समझाती हूँ. ये देखो, जो आपका फॉलिन्स रिएजेंट है बेटा, फॉलिन्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फो मोलिब्डिक एसिड and phospho tungstic acid, है ना. फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड एंड फॉस्फोटंगस्टिक एसिड का मिक्सचर है जिसमें मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या टंगस्टन जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नाउ जब कॉपर आयन का पेप्टाइड के साथ में वो टेट्राडेंटेट कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो पेप्टाइड चेन में एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है, इनको ये स्पेशल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. You know, these are actually the aromatic amino acids are good reducing agents. Yeah. और ये क्या करते हैं, जो फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड और फॉस्फोटंगस्टिक एसिड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोलिब्डेनम या टंगस्टन है, उसको रेड्यूस कर देते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, which is responsible for that blue colored complex which absorbs at 660 नैनोमीटर. बेटा देखो, ये एक मैंने स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, दिस इज फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड, इसमें मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है. क्योंकि हमने एल्कलाइन मीडियम लिया, तुम्हें याद होगा मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कॉपर आयंस एल्कलाइन मीडियम में pH 9 to 10 रहता है बेटा, जिसमें कॉम्प्लेक्स करता है. तो 9 to 10 pH में आप समझ सकते हैं कि ये जो एसिडिक प्रोटॉन्स हैं ये निकल जाएंगे. तो ये स्पीशी रहेगा फॉस्फोमोलिब्डेट आयन. ठीक है. अब कॉपर कॉम्प्लेक्सिंग की वजह से ये जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, दे बिकम बेटर रेड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है. दे गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड से, ये इसको रिड्यूस करते हैं. देखो मोलिब्डेनम की यहाँ पे MO12 था +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर taken here and 4 of those molybdenum they change from +6 to the +5 oxidation state. The remaining are in the +6 oxidation state.
तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोमोलिब्डेनम ब्लू, विच इज एब्जॉर्बिंग एट 660 नैनोमीटर। थोड़ी केमिस्ट्री समझ में आई? यस मैम। तो क्या Yes. किया, प्रोटीन लिया, एल्कलाइन मीडियम में कॉपर सल्फेट के साथ पहले उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना Yes, दिया, ma'am. उसी मीडियम में फिर हमने क्या डाला, फॉलिन्स रिएजेंट डाला। अब जब फॉलिन्स रिएजेंट डाला तो जो पेप्टाइड चेन पे हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं विच हैज गुड रिड्यूसिंग पावर, दे विल reduce the Fallens reagent where molybdenum is in the +6 oxidation state or tungsten in the +6 oxidation state to +5 oxidation state, and that +5 oxidation compound is called phosphomolybdenum blue or phosphotungsten blue, which absorbs at 660 nanometer. इतना ये ब्रॉड थ्योरी है, आपने समझनी है। आई मेरी बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Now, अब एक चीज और आपने समझनी है, ये जो फॉलिन्स रिएजेंट है ना, it is actually used as a measure to measure the antioxidant ability, ठीक है। कोई भी ये सिर्फ प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, किसी भी उस स्पीशी के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि जैसे कि आपके फिनॉल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके कंपाउंड्स कंटेनिंग हेटेरो एटम्स हैं, ठीक है, लाइक यू हैव सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है, और कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हैं उनके साथ में फॉलिन्स रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि फॉलिन्स रिएजेंट सिर्फ पेप्टाइड को एस्टिमेशन या प्रोटीन को एस्टिमेशन नहीं करता है। अगर आपके सैंपल में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट होगा तो फॉलिन्स रिएजेंट उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट नन ऑफ दीज एडिशनल स्पीशीज आर प्रेजेंट, ठीक है। सो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, एस्पेरेजिन, ये अमीनो एसिड यूनिट्स अगर आपकी पेप्टाइड में प्रेजेंट हैं तो वो हमारे फॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा फॉलिन्स रिएजेंट ग्वानिडीन के साथ भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो अगर आपके सैंपल में ये भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं तो एडिशनल रिडक्शन हो सकता है। तो मैं आपको सोर्सेज ऑफ एरर की बात बता रही हूँ। आपके सैंपल में अगर इनमें से कोई भी स्पीशी प्रेजेंट है तो एडिशनल रिडक्शन ऑफ द फॉलिन्स रिएजेंट कैन टेक प्लेस। आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, मैम ma'am. फिनाइलएनिलीन, मैम फिनाइलएनिलीन नहीं हो सकता इसमें? हाँ बिल्कुल हो सकता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है बेटा। ओके मैम। यस मैम। अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है। और उसके बाद में इसके अलावा तुम्हारे कुछ आयन्स हैं, जैसे अमोनियम आयन है, जैसे EDTA है, जैसे मैग्नीशियम आयन है, और बहुत सारे स्पीशीज हैं जो कि इस एस्टिमेशन में इंटरफियर कर सकते हैं। तो ये आपकी एस्टिमेशन में सोर्सेज ऑफ एरर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी स्पीशी अगर कॉपर को कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है तो कॉपर को सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट कर देगा, वो आपके मतलब एस्टिमेशन में एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है।
तो जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट नन ऑफ दीज इंटरफियरिंग स्पीशीज they are present in your sample. Only then your estimation can be accurate. आइए मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 2 स्टेप में होता है ये। डबल स्टेप होने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। ये बताया है कि प्रोटीन ने कॉपर आयन के साथ रिएक्ट किया, प्रोटीन कॉपर कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि फॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया एल्कलाइन मीडियम में, तो मोलिब्डेनम 2 बन गया जो कि 660 to 750 नैनोमीटर्स कहीं पे भी आप उसको मेजर करके एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक? Yes, ma'am. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिएजेंट्स हैं ये सारे आपके सैंपल में अगर प्रेजेंट होंगे, PDTA है, मैग्नीशियम आयन है, थायोल रिएजेंट्स है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, फिनॉल्स, ये सब इंटरफेयर करते हैं, कलर डेवलपमेंट, एरर इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी एस्टिमेशन। सो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बोला कि फॉलेंस रिएजेंट जो है टोटल रिड्यूसिंग कैपेसिटी, not just the aromatic amino acids in the peptide, any other reducing agent that is present will also react with Faulett's reagent and introduce additional sources of error. Okay. So basically, अगर ये other additional sources of error present नहीं है, तो आपके सैंपल में कितने aromatic amino acids हैं, कितने हेटेरोएटम्स हैं, कितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्सिलामीन है या ग्वानिडीन है, वो डिटरमिन करेंगे कि आपके सैंपल का कलर क्या होगा। जितने रिड्यूसिंग ग्रुप्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे आपके सैंपल में, उतना ज्यादा फॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ कलर वेरी करेगा। इसीलिए एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आपने 2 अलग अलग प्रोटीन लिए जिसमें अमीनो एसिड की कॉम्पोजिशन अलग है, तो लाउरीज मेथड में जो फाइनल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कलर सेम नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कलर थोड़ा सा वेरी करेगा। Yes, ma'am. इसलिए बोला कि 650 to 750 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन of the amino acids that are present and the type of amino acids that are present. Different proteins will give you slightly different colors in the Lowry's estimation. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फॉलेंस रिएजेंट जिसको हमने यूज किया उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? पहले तो बहुत आसान है ये मेथड करना, ठीक है, वेरी सिंपल टू अडैप्ट ऑन स्मॉल स्केल। बहुत सेंसिटिव मेथड है, हमने ये बार बार बोल रहे हैं, एंड इट इज अबाउट 10 to 20 टाइम्स मोर सेंसिटिव दैन द यूवी एब्जॉर्प्शन। सबसे सिंपल मेथड क्या है कि आपके जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है ना, वो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज करके आप प्रोटीन को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन में तो नॉर्मली कोई ना कोई एरोमेटिक अमीनो एसिड तो होगा ही ना। दोज एरोमेटिक Yes. अमीनो एसिड दे ma'am. एब्जॉर्ब एट इसमें, ये 280 रेंज में आया ना, तो इस पे Yes, and एब्जॉर्ब 200. करते हैं। बट ये जो मेथड है ना, ये बहुत सेंसिटिव नहीं है ना, बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन इस मेथड से एक्यूरेटली मेजर नहीं होता। फॉलेंस मेथड जो है वो इस मेथड से तकरीबन 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है, एंड वी हैव सेड दैट इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट इज मच लेस लायबल टू डिस्टर्बेंसेस। जो आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं होता है, अनलेस दे आर केमिकली रिएक्टिंग विद फॉलेंस रिएजेंट। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
डिसएडवांटेजेस क्या है ये मैं आपको बार बार बताऊंगी जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कॉलिन्स रिएजेंट ना लाइट सेंसिटिव है, कमर्शियली अवेलेबल होता है, लेकिन लैब में जब हम इसको यूज करते हैं ना बेटा तो 1:1 मिक्सचर यूज करते हैं, तो 1 ml कॉलिन्स रिएजेंट में 1 ml पानी डालते हैं। हम आपको डाइल्यूट करके देंगे इसको 1:1। तो क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है इसलिए हम इसको फॉयल से कवर करके रखते हैं, और आपको भी यही बोलेंगे लैब में जब आप काम करेंगे इससे कि आप इसको टेस्ट ट्यूब को फॉयल से कवर करके रखिए ताकि मिनिमम लाइट एक्सपोजर हो। अगर कॉलिन्स रिएजेंट लाइट से डिकम्पोज हो जाएगा तो दिस इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर सोर्स ऑफ एरर इन योर एस्टिमेशन, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। And I have just now told you color is not always proportional to concentration because it will depend upon the constitution of the protein, कौन से अमीनो एसिड और कितने abundant हैं वो reducing groups आपके अमीनो एसिड प्रोटीन चेन में present, उसके ऊपर कलर डिपेंड करेगा। ठीक है, पर एक प्रोटीन के लिए तो कांस्टेंट होगा ना, अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग होने दो, एक प्रोटीन के लिए तो कांस्टेंट होगा, तो हम आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। सही है कि नहीं? यस मैम। एक प्रोटीन की तो कलर सेम रहेगा एक प्रोटीन के लिए, तो उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। बेसिक अप्रोच क्या है? अभी अभी हमने बोला कि लैम्बर्ट बियर्ड लॉ हमारे को ये बताता है कि एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू नो दिस, है ना? किसी भी सैंपल में यस मैम। the amount of protein you can estimate by drawing what you call a standard curve for a selected standard protein solution। मतलब क्या हुआ, मैं एक नॉन प्रोटीन ले लूंगी, ठीक है, उसके 10 डाइल्यूशंस, नॉन डाइल्यूशंस बना लूंगी, ठीक है, और उसका एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन कर्व प्लॉट कर लूंगी। दैट विल बी कॉल्ड माय स्टैंडर्ड कर्व बिकॉज आई नो द कॉन्सेंट्रेशंस of the solution and I am using that to calculate the absorbance. So A versus C curve में इसका प्लॉट कर लूंगी, ठीक है? यस मैम, डाइल्यूट करके। यस मैम। ठीक है, उसके बाद तो मेरा काम बहुत आसान है। स्टैंडर्ड कर्व मैंने तुम्हें बता दिया, अभी क्या होएगा, नॉन डाइल्यूशंस लेके उनका आप एब्जॉर्बेंस मेजर करके एक A वर्सेस C ग्राफ बना लो। तो ये ग्राफ हो गया बेटा तुम्हारा एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, किसी का भी हो, मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड कर्व ले लिया। प्रोटीन का भी ऐसा ही आता है लेकिन स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है, स्लोप उसका अलग हो सकता है बट विजिबली ऐसा ही होगा। और जब आपके पास कोई जो प्रोटीन का सैंपल है उसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, बट इस ग्राफ में जब एक बार आपको स्टैंडर्ड कर्व मिल गया तो इंट्रापोलेशन करके आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये एब्जॉर्बेंस आई कोई भी प्रोटीन के सोल्यूशन के लिए जो कि अननोन प्रोटीन है, तो इंट्रापोलेट करिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए। ये बेसिक अप्रोच है हमारी कोई भी अननोन प्रोटीन सैंपल को एस्टिमेट करने के लिए। और कोई भी बायोकेमिकल एस्टिमेशन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कर्व बनाना पड़ता है। कोई ऐसा सब्सटेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो कि मतलब नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में अफेक्ट नहीं होता है और एक अच्छा हमें स्टैंडर्ड कर्व दे सकता है। तो उस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड बना के 10 डाइल्यूशंस बना ली उसकी, और उसका A वर्सेस C कर्व प्लॉट कर लिया। उसके बाद जो भी हमारा अननोन सब्सटेंस है उसका A निकालेंगे और इंट्रापोलेट करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हमारे स्टैंडर्ड कर्व से। आगे मेरी बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ये बायोकेमिकल एस्टिमेशन करेंगे ना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगी। डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन करेंगे, कोई दो एस्टिमेशन एक जैसी नहीं है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स आपको हाथ से करना जरूरी है। क्योंकि स्पेशली जो बच्चे मास्टर्स में जाएंगे IITs वगैरह में, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको MSc लेवल में करवाए जाएंगे। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है?
समझ में आ गया बेसिक थ्योरी क्या है प्रोटीन एस्टिमेशन की, या कोई भी बायोकेमिकल सब्सटेंस को एस्टिमेशन करने की थ्योरी क्या है ना? ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Why BSA? BSA is used as it is bovine serum albumin. प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए हम लोग ये सैंपल को स्टैंडर्ड लेते हैं, इस प्रोटीन को स्टैंडर्ड लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको BSA बोलते हैं बेटा। कैटल ब्लड से मिलता है ये, ठीक है? तो क्यों इसको हमने स्टैंडर्ड चुना, क्यों इसका स्टैंडर्ड कर्व प्लॉट करते हैं किसी भी प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए? क्योंकि बहुत शार्प सिग्नल देता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कर्व। जो कंडीशंस हैं उसमें ये कोई भी रिएक्शन और एडिशनल रिएक्शन नहीं होता है इसका, और इजीली अवेलेबल है। ये तो आपको पता है, कोई भी हम एस्टिमेशन कर रहे हों, चाहे वो केमिकल है चाहे बायोकेमिकल है, इजी अवेलेबिलिटी, कॉस्ट आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, यू नो दैट हैव टू बी ऑलवेज। अब ये बता दो सस्ता क्यों है? क्योंकि इंसान की जान महंगी है बेटा और कैटल की जान सस्ती है। हम इसकी जगह ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन भी यूज कर सकते हैं, हमारी बॉडी में होता है, उसको HSA कहते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा मतलब ह्यूमन ब्लड से लेना पड़ेगा ना, इसलिए वो महंगा है। अरे मेरी बात समझ में? यस मैम। यस मैम। कोई भी प्रोटीन जिसको कि ये स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं चाहिए उसको अफेक्ट नहीं करता है, सो इट इज नॉट अफेक्टेड द स्टेबिलिटी और द रिएक्टिविटी ऑफ अदर सब्सटेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को स्टैंडर्ड देने के लिए। तो ये 5 एडवांटेजेस हैं BSA को स्टैंडर्ड देने की। अब देखें कि एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है बेटा। इसके लिए 3 तरह के केमिकल्स चाहिए हमको। पहला तो है BSA का स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये हम आपको बना के देंगे, ठीक है? सोल्यूशन सारे जो हैं बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए हम आपको बना के देते हैं, आपको खाली एस्टिमेशन करना होता है, ठीक है? ये आपको बना के देंगे। उसके बाद एक होता है एनालिटिकल रिएजेंट। आपको ये पता है आपको क्या चाहिए, BSA चाहिए, क्यूप्रिक आयन का सोल्यूशन चाहिए और एक फॉलेंस रिएजेंट चाहिए। अभी जब जो इंस्ट्रक्शंस दिए उससे ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस मैम। और क्यूप्रिक आयंस Yes, आपको ma'am. चाहिए अल्कलाइन pH 9 to 10। तो दूसरा केमिकल जो है वो एनालिटिकल रिएजेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AR, जिसको कि हम कॉपर सल्फेट, रोशेल सॉल्ट और एल्कली की मदद से बनाते हैं। रोशेल सॉल्ट जो है इसलिए डाला गया इसमें बेटा, तुम समझ सकते हो, तुमको जब मैंने फेलिंग सोल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कॉपर को अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रखेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन के बाहर आ जाता है, याद है ना? यस मैम। यस मैम। तो रोशेल सॉल्ट डालने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है, इट विल कीप वो कॉपर आयन, कॉम्प्लेक्स। यस मैम, वो आपने बना के ताकि वो प्रेसिपिटेट होके बाहर नहीं आए। और तीसरी चीज है फॉलेंस रिएजेंट। ये तो कमर्शियली अवेलेबल होता है, लेकिन लैब में यूज करने के लिए हम इसको 1:1 डाइल्यूट करते हैं। इसको भी हम डाइल्यूशन करके देंगे बेटा, ठीक है? तो ये केमिकल्स लेने हैं। इसके बाद में मेथड क्या है, आपको कोई भी बायोकेमिकल एस्टिमेशन चाहिए ना बेटा, उसमें सबसे पहले आपका एपरेटस एकदम क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। तो पहली क्लास में जब आप आएंगे ना तो आपको हम कुछ एपरेटस इशू कर देंगे और तकरीबन आपको 1 घंटे का टाइम देंगे। सारे एपरेटस को क्लीन करिए, वॉश करिए, अवन को हम हीटेड रखेंगे, उसको ड्राई करिए, ड्राई करके ठंडा करिए, क्योंकि बायोकेमिकल एस्टिमेशंस में क्लीन ड्राई सैंपल टेस्ट ट्यूब्स होना बहुत ज़रूरी है। पानी होगा तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएंगी, अगर साफ नहीं है कुछ एडिशनल इम्प्योरिटीज हो गई,
बायोकेमिकल एस्टिमेशन बहुत सेंसिटिव होते हैं तो आपके रिजल्ट्स में एरर आ सकते हैं। ठीक है, सो 8 टेस्ट ट्यूब आपको बेटे पेयर में करवाएंगे, अकेले अकेले नहीं करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में। तो तुम घबरा जाओगे कि भाई इतना सारा काम है, पहले दिन ही हमें दे दिया, हम कैसे करेंगे। तो डरने की बात नहीं है, आपको पेयर में करवाएंगे। ये आधा काम आप कर सकते हैं, आधा आपका पार्टनर कर सकता है। उतना करने के बाद भी उतना टाइम लगता है बेटा, पर चलो तुम्हारी तो लकीली फॉर यू अगर एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहा है तो अपने आप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में तो बच्चे करते हैं ना अकेले, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो अकेले भी कर पाते हैं, फिर इतना मुश्किल नहीं लगता। तो 8 क्लीन टेस्ट ट्यूब्स लेना है, उनको ड्राई करना है, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है और उनको मार्क करना है बेटा, लेबल करना है। आपको लेबल्स देंगे, फर्स्ट को ब्लैंक, अगली 6 को T1 से T6 और आखिरी को टेस्ट, ऐसे लेबल करना है। टोटल 8 टेस्ट ट्यूब्स हो गई ना, और उनको आपने टेस्ट ट्यूब स्टैंड में अरेंज कर देंगे ब्लैंक से लेके टेस्ट तक, ऐसे। ठीक है, यस मैम। में ना आपने अपनी जो पाइपेट्स हैं उनको लेबल करना है, क्योंकि एक पाइपेट को दूसरे सोल्यूशन में नहीं यूज करना। बायोकेमिकल एस्टिमेशन में ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें? वाटर चाहिए, आपको एनालिटिकल रिएजेंट चाहिए, आपको अपना BSA चाहिए, और आपको अपना फॉलेंस रिएजेंट चाहिए, और आपको अपना टेस्ट सैंपल लेना है। तो ये आपने 5 पिपेट्स लेनी है और इन 5 पिपेट्स को भी लेबल कर लेना है। ठीक है, पिपेट्स भी ड्राई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। बार बार बोल रही हूँ, हाईली सेंसिटिव एस्टिमेशंस हैं, क्लीन एंड ड्राई। तो जब आपने टेस्ट ट्यूब्स को क्लीन एंड ड्राई करेंगे तो पाइपेट्स को भी क्लीन एंड ड्राई करना है। ठीक है, पाइपेट्स तो बेटा जो ग्रेजुएटेड होती हैं, इनको आप ऑर्गेनिक थोड़ा सा अल्कोहल दे देंगे, उससे वॉश करके आप ड्राई कर दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स को तो आप उसमें रख सकते हैं, ड्राई कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक टेबल दिखाऊंगी, उस टेबल के हिसाब से आपको वाटर और BSA सॉल्यूशन डिफरेंट वॉल्यूम्स अपने ब्लैंक से लेके T6 तक डालने हैं। टेस्ट वाले में नहीं डालना, ब्लैंक वाले में खाली वाटर होता है, T1 टू T6 में वाटर प्लस BSA होगा, और टेस्ट वाले के लिए जो आखिरी है उसके लिए हम आपको एक टेस्ट सोल्यूशन देंगे, दैट इज योर अननोन प्रोटीन। ये तो सारे वाटर बेस है स्टैंडर्ड कर्व के लिए। टेस्ट वाला जो है ये आपका अननोन प्रोटीन है, वो देंगे। उसमें खाली 1 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन डालें। मेरी बात समझ में आ गई? ब्लैंक में खाली पानी डलेगा, T1 टू T6 में टेबल में दिखाऊंगी बेटा, आगे टेबल है, वाटर और BSA दोनों डालेंगे, और टेस्ट में खाली 1 ml टेस्ट सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, यस मैम। बाद में ये मैंने बता दिया 1 ml। उसके बाद में 2.5 ml ऑफ AR रिएजेंट, एनालिटिकल रिएजेंट, सभी 8 टेस्ट ट्यूब्स में डालना है। एक चीज समझिए बेटा, बायोकेमिकल एस्टिमेशन में ब्लैंक या कंट्रोल सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैंक या कंट्रोल सॉल्यूशन आपके इंस्ट्रूमेंट को 0 पे सेट करने में हेल्प करता है। ब्लैंक या कंट्रोल सॉल्यूशन में वो सभी रिएजेंट्स होते हैं जो आपने अपने बायोकेमिकल एस्टिमेशन में यूज किए, लेकिन नॉर्मली जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं वो उसमें नहीं होता। सो द आइडिया इज टू नो what is the absorption of all the reagents except the analyte, जिसको आपने मेजर करना है, ताकि उसको हम 0 कर सकें। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला?
we are putting absorption Yes. of all the other biochemical species in the reaction to zero except for the species which we are going to measure. मैंने इसलिए इसमें आपको बोला कि ब्लैंक में सिर्फ पानी डाला, देयर इज नो BSA, ठीक है। पानी के अलावा इसमें हम सारे रिएजेंट्स डालेंगे, BSA नहीं डालेंगे या प्रोटीन नहीं डालेंगे जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। आ गई मेरी बात समझ में? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो 2.5 ml एनालिटिकल रिएजेंट डाला सभी 8 टेस्ट ट्यूब्स में, और बायोकेमिकल एस्टिमेशंस में टाइम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपका रिएक्शन होगा। तो जैसे ही आपने 2 सोल्यूशन को मिक्स किया बेटा, फौरन शेक करना है। ये मैं आपको प्रिकॉशंस हैं जो साथ के साथ बताती जा रही हूँ, प्लीज लिखिएगा। जैसे ही मैंने एनालिटिकल रिएजेंट डाला, साथ के साथ में शेक करना है, और मेरा स्टॉपर वॉच जो है वो ऑन हो जाएगी जैसे ही मैंने पहले ब्लैंक में डाला, ठीक है। ब्लैंक से लेके टेस्ट तक मुझे डालना है 2.5 ml, लेकिन ब्लैंक में डालते ही मेरी स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी और 10 मिनट मैंने स्टॉप वॉच में देखने हैं आपने, ठीक है। डालो, शेक करो, नेक्स्ट में डालो, शेक करो, नेक्स्ट में डालो, शेक करो। 2.5 ml डालना है, इट विल टेक ओनली फ्यू सेकंड्स टू ऐड एंड शेक इट, ठीक है। आखिरी में डालने के बाद स्टॉप वॉच नहीं ऑन होती, फर्स्ट में डालने में स्टॉप वॉच ऑन होगी, ठीक है। मैम जो टेस्ट वाला होगा उसके अंदर भी ऐड कर देंगे, मतलब इसको? रिएक्शन तो सभी में करना है, रिएक्शन तो सभी में करना है। सिर्फ टेस्ट में आप अननोन प्रोटीन को एस्टिमेट कर रहे हो और बाकी सब में आप BSA को एस्टिमेट कर रहे हो। BSA को एस्टिमेट करके आप स्टैंडर्ड कर्व बना लोगे और उस स्टैंडर्ड कर्व में अपने टेस्ट की एब्जॉर्बेंस लगा के उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। रिएक्शन तो टेस्ट में भी करोगे, नहीं तो एस्टिमेट कैसे करोगे बेटा? यस यस, ठीक है। सो 10 Yes, मिनट yes, हमने ma'am. उसको शेक करने के बाद अनडिस्टर्ब छोड़ना है। जैसे ही ये हमारा स्टेज 1 हो गया, ये हमारा लाउरी मेथड का बायूरेट रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। क्या होगा इसमें? कॉपर जो है वो पेप्टाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स करके वो टेट्राडेंटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि लाइट ब्लू कलर का हमारे को कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, ठीक है। लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन हमारे को दिखाई देगा यहाँ, ठीक है ना। yes मैम। अब जैसे ही मेरी स्टॉप वॉच में 10 मिनट्स हुए बेटा, उससे पहले ही 9 मिनट में मैंने अपना फॉलिन्स रिएजेंट तैयार रखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, हर वो जो हमारी 8 टेस्ट ट्यूब्स थी सभी में 0.25 ml ऑफ फॉलिन्स रिएजेंट डालना है। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक में डाला, मेरा स्टॉप वॉच फिर से ऑन हो जाएगा। अब प्लीज समझो ये बात कि मैंने सबसे पहले ब्लैंक में डाला था AR और अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी। तो जब मैंने ब्लैंक में FR डाला, फॉलिन्स रिएजेंट डाला, तब तक 10 मिनट हो गए हैं। यस मैम। यस और बाकियों में जब तक डालूंगी तो 10 मिनट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि जितना टाइम मुझे AR डालने में लगा उतना ही टाइम मुझे FR डालने में भी लगेगा। यस मैम, तो वही टाइम Yes, सेम ma'am. तो किसी में भी 10 मिनट से कम या 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो एक्यूरेट हो गया ना मेरा वो। अगर मैं आखिरी में डालने के बाद 10 मिनट जाती तो पहले वाले में तो 10 से ज्यादा हो जाता ना। Yes, यस ma'am. मैम। तो किस लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए बायोकेमिकल एस्टिमेशंस में, ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो 0.5 ml और 0.25 ml डालेंगे फॉलिन्स रिएजेंट, और डालते ही फौरन उसको शेक करना है बेटा। 8 टेस्ट ट्यूब में डल गया, उसके बाद में आपको उसको हाफ एन आवर के लिए कलर को डेवलप होने देना। अब कैसे? ये जो रिएक्शन है मैंने आपको बोल दिया, जो FR है हमारा, जो फॉलिन्स रिएजेंट है हमारा, लाइट सेंसिटिव है। तो अगर हम इसको खुले में छोड़ देंगे तो फॉलिन्स रिएजेंट हमारे पेप्टाइड के साथ में रिएक्ट करने के अलावा खुद भी डिकम्पोज होता जाएगा, जिससे सोर्सेज ऑफ एरर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा आप साथ में, जब आपका एक पार्टनर फॉलिन्स रिएजेंट ऐड कर रहा है
तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, अपने पार्टनर सोच लो, जो बच्चे आने वाले हैं काम करने के लिए, पार्टनर सोच के आना और आपस में प्लान करके आना, ठीक है, तब ये रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आए तो तुम्हें फिर रिपीट करना पड़ेगा, है ना। तो सोच के प्लान करके पढ़ के आना, ताकि हर चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियरली फिट हो, तब बढ़िया से होगा और तुम्हें खुद को भी मजा आएगा करने में, जैसे हमें मजा आता है देखने में। ठीक, तो हमें क्या करना है, दूसरा बच्चा क्या करेगा, एक बीकर लेगा, उसमें एक फिल्टर पेपर लगाएगा बेटा गोल करके ऐसे, ठीक है, और उस फिल्टर पेपर को लगाने के बाद ये जो 8 टेस्ट ट्यूब है उसको हम उसमें रखेंगे और ऊपर से एक और फिल्टर पेपर लगा के उसको कवर कर देंगे, और डार्क में जो तुम्हारे लॉकर्स कई खुले होते हैं ना लैब में, उसके अंदर घुसा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आ गई मेरी बात समझ में, ताकि मिनिमम लाइट से एक्सपोजर हो और मिनिमम एरर आए। इसमें आया मेरी बात? यस मैम। मैम एक बार ये वाला स्टेप आप फिर से समझा देंगे, मतलब हमने वो डाल दिया उसके बाद में उसको कैसे डार्क में रखना, मतलब उसको बीकर में कैसे रखना मैम? बेटा एक बीकर लेके उसमें फिल्टर पेपर का एक लेयर लगा लेना अंदर, यस अंदर मैम। फिल्टर पेपर लगा लोगे ना, उसके लाइट कट आउट करने के लिए ऐसे रखो। उसके बाद अपनी 8 टेस्ट ट्यूब उठा के उसमें डाल देना और यस उसके मैम। ऊपर से एक और फिल्टर पेपर लगा देना, ताकि ऊपर से भी लाइट से एक्सपोजर नहीं हो रहा हो तुम्हें। साइड से तो हमने फिल्टर पेपर यस लगा मैम। दिया, ऊपर से तो हो सकता है ना, तो इसलिए माउथ भी कवर कर देंगे फिल्टर पेपर लगा के, उस पर रबर बैंड लगा देंगे हम ऊपर, ठीक है, बीकर के ऊपर माउथ कवर हो गया। यस मैम। और उस बीकर को फिर हम तुम्हारे लॉकर में रखेंगे बंद करके आधे घंटे के लिए। यस मैम, गॉट इट। यस मैम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसको 660 पे सेट कर देंगे, ठीक है, और सबसे पहले ब्लैंक टेस्ट ट्यूब डालेंगे, ठीक है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट को 0 पे सेट कर लेंगे कि उसकी जो एब्जॉर्बेंस है या उसकी ट्रांसमिटेंस है उसको हम क्या कर देंगे, मैम ट्रांसमिटेंस मैम एब्जॉर्बेंस जीरो हो जाएगी। एब्जॉर्बेंस को 0 पे सेट कर देंगे हम, ठीक है। यस। यस मैम। इससे क्या हुआ कि हमने वो सारे स्पीशी जो हमारे एक्चुअल एनालाइट है, जो हमारे जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके अलावा सबको हमने 0 कर दिया, तो अब उससे भी एरर नहीं आएगा कोई, ठीक है। उसके बाद T1 to T6 लेंगे बेटा, हमेशा इन डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन कभी भी नहीं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए एस्टिमेट करते, क्यों? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को आपने ट्रांसफर किया क्यूवेट में, मेजर किया, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया वापस, एक ड्रॉप भी रह जाएगी, उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन डालोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की एक ड्रॉप भी डाइल्यूट सोल्यूशन को और कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा वी गो फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक। तो T1 से T6 को सीक्वेंशियली एब्जॉर्बेंस हम देख लेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। आखिरी में हमने अपना टेस्ट सैंपल को मेजर करना है और उसकी एब्जॉर्बेंस भी नोट कर लेंगे। सारा एक ही बार करेंगे बेटा, ब्लैंक किया, T1 to T6 किया और टेस्ट किया, करके आ गए। अब अपने ग्राफ प्लॉट करिए, प्लॉट हो गया, उसके बाद में टेस्ट को प्लॉट करिए, इंट्रापोलेट करिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए। आ गई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन जो है हम प्रोटीन की माइक्रोग्राम्स पर ml में नोट करेंगे। ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखाई देगा, एब्जॉर्बेंस किसी बच्चे की रीडिंग लेके ही मैंने ये प्लॉट किया हुआ है, और ये बेटा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसके हिसाब से अपने आपने T1 to T6 को प्लॉट करना है। ये वाला मेरा ब्लैंक है, जैसे मैंने आपको बोला था, उसमें 1 ml वाटर डलेगा, उसमें कुछ भी BSA नहीं डलेगा। उसके बाद इतना वाटर इतना BSA और
अकॉर्डिंगली आपने टेबल को देख के उसको डाल के आपने प्रिपेयर करना है। इसमें 2 टेस्ट दिए हुए हैं, हम आपको एक ही देंगे टेस्ट सैंपल। आ रही है मेरी बात समझ में? इसको पहले से बना लेंगे। पहले हमेशा पानी डालेंगे क्योंकि ग्लास जो है ना वो BSA को कोआगुलेट कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है सॉल्यूशन से। इसलिए पहले पानी को डाल के डाइल्यूट करेंगे उसको, ताकि ग्लास के डायरेक्ट कांटेक्ट में तुम्हारा प्रोटीन नहीं आए। आ गई मेरी बात समझ? यस मैम। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आप अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेरा स्टॉक सोल्यूशन है बेटा वो 200 माइक्रोग्राम्स पर ml है। ठीक है, अगर उसका मैंने 0.1 ml लिया तो अपने आप 20 माइक्रोग्राम्स पर ml हो गया ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यस 1 मैम। ml में यस है ना, 1 ml में लिया ना, 0.1 ml लिया और उसको मैंने 1 ml बना दिया, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया ना मैंने उसको, तो अपने आप 20 माइक्रोग्राम्स पर ml हो गया। उसी हिसाब से बाकियों की भी कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम डाल रहे हैं आप उसके हिसाब से। ठीक है, ये टेबल्स पहले से बना के आइए घर से तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, ये बन गया। उसके बाद में आपने अपनी पाइपेट से 2.5 ml एनालिटिकल रिएजेंट डाला और यहीं पे आपकी स्टॉप वॉच शुरू हो गई। हिला दिया फौरन, एक बच्चा डालता जाए दूसरा बच्चा हिलाता जाए। ठीक है, इसीलिए 2 बंदे साथ में रखे हैं। फिर यहाँ सीक्वेंशली डालते रहेंगे और अपना हिलाते रहेंगे। ठीक है, ये सारे डाल देंगे। डाल के आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, उससे पहले फॉलेंस रिएजेंट तैयार रखेंगे। तो 0.5 ml ब्लैंक में डाला, यहाँ पे अगेन स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। सब में 0.25 ml डाल दिया, शेक कर दिया साथ के साथ में। फिर उसको आधा घंटा बीकर में बंद करके डार्क में इंक्यूबेट कर दिया। फिर गए ब्लैंक से 0 सेट किया एब्जॉर्बेंस को, और बाकियों की एब्जॉर्बेंस आपने नोट कर ली, और फिर अपना यस यस मैम। यस मैम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। और जब कलर आते हैं ना, आप वेरिएशन देखिए बेटा, इतनी बात आप समझ सकते हैं। सॉरी, कि जब आप ब्लैंक से T6 की तरफ जाएंगे बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कलर भी डीपन होगा। तो बहुत ही सुंदर ग्रेडेशन आपको दिखाई देती है अगर आपने पिपेटिंग ठीक से करी है। ब्लैंक सबसे हल्का होगा और T6 सबसे ज्यादा डार्क कलर होगा। विजिबली देख के भी आपको लगता है कि भाई हाँ, आपने एस्टिमेशन ठीक करी हुई है या नहीं करी। और अगर बीच में कहीं कुछ कलर गड़बड़ लगता है, ग्रेडेशन ठीक नहीं है, तो कोई तुम्हारी पिपेटिंग में एरर हुआ है, तो ऑब्वियसली जब आप रीडिंग लेंगे तो वो समझ में आ ही जाएगा आपको। बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब प्रिकॉशंस जो मैं तुम्हें बार बार बता रही थी कि ये जो BSA है ना बेटा, ये जो है थोड़ा सा धीरे से डिसॉल्व होता है। इसलिए हम इसको एक दिन, बोलते तो 1 घंटा पहले, हम इसको 1 दिन पहले बना देते हैं, और 1 महीने तक तकरीबन ये स्टेबल होता है। तो इसलिए बाद में भी इसको यूज किया जाता है। जो तुम्हारा एनालिटिकल रिएजेंट है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर आपने सुबह भी बनाया है ना, तो शाम तक भी आप देखेंगे कि टर्बिड हो गया, क्योंकि कॉपर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाता है। इसलिए उसमें हमारे 3 सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, रोशेल सॉल्ट का सोल्यूशन है, और एल्कली है। इनको अलग अलग बना के हम रख लेते हैं बेटा, लेकिन मिक्स करके AR जिस समय हमने एस्टिमेशन करना है इमीडिएटली उसी समय करेंगे। ठीक है, यस मैम। ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरफियरिंग होता है। पिपेटिंग मैंने आपको बता दिया, और पानी का भी बता दिया है आपको। हाँ, हम जो भी बायोकेमिकल एस्टिमेशन करते हैं उसमें रिएजेंट हम थोड़ा सा एक्सेस में डालते हैं बेटा। रिएजेंट एक्सेस से डालने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही,
लेकिन एक्सेस रिएजेंट डालने से हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो हमारा एनालाइट है, जिस स्पीशी को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, वो अनरिएक्टेड नहीं रह गया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि एस्टिमेशन में वो बहुत जरूरी है, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो अनरिएक्टेड नहीं रह जाना चाहिए, तो हमारा एस्टिमेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिएजेंट को तो हमने वैसे ही ब्लैंक से 0 कर लिया है, तो ज्यादा कम वॉल्यूम सब में सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? यस मैम। यस मैम। और ये भी आपको मैंने बता दिया है कि जो अगर दो अलग प्रोटीन है तो उनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन पे भी कलर अलग होगा, क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, उनकी जो कितने अमीनो एसिड्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इसलिए कलर अलग होगा। इसलिए दो प्रोटीन्स के कलर को आप कंपेयर नहीं कर सकते लाउरी मेथड में, अलग अलग कलर देंगे। बेटा ये एक वीडियो तुम्हारे लिए मैंने हाउ टू यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये एक वीडियो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा है। इससे आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन कैसे होना है ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको इसको ना शेयर कर देती हूँ। Quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails. In this video, I'll be demonstrating how to use a spectrophotometer. A spectrophotometer is used to read the absorbance of various samples. Now, when you first get your spectrophotometer, you will need to remove the cover and then turn it on. And there's a dial in the lower left-hand corner. Once you turn it on, if you look in the window, it will begin its initialization process, and this can take several minutes. So we're going to wait for this to happen. Once it is initialized, it is time to set the wavelength that you're going to be using and to blank the machine. In order to set the wavelength that you are using, you use these two buttons here that says NM arrow up or NM arrow down. So for this demonstration, I'm going to set the spectrophotometer to 540 nanometers by pressing on the NM down. So now that it is set to 540 nanometers for this example demonstration, I'm going to blank the machine. This will require a solvent blank. All you do is you open the chamber. You put in your solvent blank, which is in a prepared cuvette. Close the chamber and press the button that says 0 ABS 100% T. And when you do, you'll see the message setting blank. And when it's done, it'll read the wavelength that you've set it at, in this case 540 nanometers, and 0.000 A, and that A simply stands for absorbance. In this class, you will only be doing absorbance readings, not percent transmittance readings. So what we've done now is we have canceled out all of the absorption that is due to the solvent that's used in the experiment. So now to read the wavelength of samples, you remove the solvent blank, you put in your sample cuvette, close the chamber and read. In this case, it says 0.226 is the absorbance. If I want to read multiple samples, all at the same wavelength, I don't have to do any readjustments. I just need to open it up, put in the next sample I want to read, close it, and then read the absorbance for the subsequent samples. You do need to re-blank the machine anytime you change the wavelength. So if you have to change the wavelength, you reset the wavelength, you put in your solvent blank, and once again, press 0 ABS 100% T. मैम समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है बेटा ये।
हाँ मैम जो हमारा वेवलेंथ होता है मैम, उसका जो फिल्टर होता है मैम, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमने एक दो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, जैसे 540 नैनोमीटर, तो मैम जो फिल्टर होता है मतलब वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड होता है कि कोई भी फिल्टर 660 भी मतलब होता है उसमें कि कलरीमीटर में फिक्स्ड होते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप ओके, कोई भी वेवलेंथ ले सकते हैं। यस इसलिए मैम, ओके, कलरीमीटर यस, हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि कलरीमीटर में आपके फिल्टर्स फिक्स्ड है। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है, हाँ जी इसलिए मैम, यस मैम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, दे आर बेटर। कई कॉलेजेस में कलरीमीटर पे ही करवाते हैं, बट लकीली फॉर यू हमारे पास अच्छे क्वालिटी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं जिन पे आप यस मैम, यस मैम, गॉट, थैंक यू मैम। ठीक है। तो अब एक वीडियो है पूरा ये तुम्हारा लाउडी एस्टिमेशन का जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ बेटा। थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है ना वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा विजुअल देख लेंगे आप तो बेटर समझ में आ जाएगा बेटा। एक बार अभी शेयर करती हूँ आपको इसके साथ। फुल स्क्रीन नहीं दिखाया ना, रुक जाओ अभी इसको फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं। आवाज सुन रही है ना बेटा? यस मैम, यस मैम। यस मैम, Construction of protein standard curve. Lowry's assay for total protein is one of the most commonly performed colorimetric assays. This procedure is sensitive because it employs two color-forming reactions. It uses the Biuret reactions in which copper, in presence of a base, reacts with the peptide bond under alkaline conditions, resulting in reduction of cupric ions to cuprous ions. And Lowry's reaction, in which the Folin-Cicalto reagent, which is a mixture of sodium tungstate, sodium molybdate, and phosphate, along with the copper sulfate solution. When mixed with the protein, a blue-purple color is produced, which can be assessed by measuring the absorbance at 650 to 700 nanometer. The blue-purple color is formed due to the reduction of phosphomolybdotungstate to heterogenopolymolybdenum blue by the Cobb catalyst oxidation of aromatic amino acids tryptophan and tyrosine. And thus the intensity of color depends on the amount of these aromatic amino acids present and will thus vary for different proteins. Most protein estimation techniques use bovine serum albumin as a standard protein because of its easy availability and low cost with improved purity. Materials required: standard protein solution of 200 microgram per milliliter, alkaline copper reagent, Folin-Cicalto reagent, colorimeter, pipettes. Procedure: arrange the reagent solutions prepared on the table. Label the test tubes with the volume taken and arrange them in a test tube rack. Pipette out the standard protein solution from the standard flask into the test tubes labeled 0.2 ml to 1 ml. Pipette a known volume of the unknown solution to the tube labeled unknown arranged in the test tube rack. To the test tube labeled blank, add 1 ml of distilled water using a micropipette. Volume in each test tube is made up to 1 ml by adding distilled water. Add 5 ml of alkaline copper reagent to all the test tubes. Vortex and incubate for 10 minutes at room temperature. The solution in all the test tubes has turned blue in color. After incubation, add 600 microliter of Folin-Cicalto reagent to all test tubes using a micropipette. Vortex and incubate for 20 minutes at room temperature. After incubation, the color intensity varies accordingly with the concentration of protein present in the tubes. Now record the absorbance of each solution at 650 nanometer using a colorimeter. Plot the absorbance against the amount of protein in milligrams to get a standard calibration curve. Check the absorbance of unknown sample and determine the concentration of the unknown sample from the standard curve plotted. दो तीन चीजें बता
बताना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में रिड्यूस हो जाती है, वो गलत है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज क्यूप्रिक आयंस ओनली विच इज फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, आई हैव टोल्ड यू दैट, एंड द रिडक्शन रिएक्शन इज with the help of the aromatic amino acids which are there on the polypeptide chain। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जब फॉलेंस रिएजेंट डाला बेटा तो उन्होंने रूम टेम्परेचर पे उसको रखा है, उन्होंने देखा उसको लाइट से प्रोटेक्ट नहीं किया। फॉलेंस रिएजेंट को तो करा था लेकिन सैंपल्स को उन्होंने लाइट से नहीं प्रोटेक्ट किया हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एरर है। हम जब करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमने बीकर में फिल्टर पेपर से कवर करके और ऊपर से कवर करके उसको डार्क में रखेंगे। ठीक है, यस मैम, यस Yes, मैम। ma'am. कोई क्वेश्चन है, कोई बच्चा पूछना चाहता है तो आप पूछ लीजिए। ये जो बेटा वीडियो लिंक है ये मैं तुम्हारे टीम्स में शेयर भी कर दूंगी, तो ताकि आप इसको बाद में भी एक बार देख सकें। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क?